देखिए हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो वर्ड है ये आप पहले भी सुन चुके हैं। फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन आपको मिला है। इवन कि जर्नल एंट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय में भी डेप्रिसिएशन मिला है। लेकिन बेहतर जानकारी डेप्रिसिएशन की थोड़ी मोड़ी हुई हम लोगों को कब? फाइनल अकाउंट में। जब फाइनल अकाउंट में फिक्स्ड एसेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एटसेट्रा, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सबों पे हम क्या निकाल रहे थे? डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे। तो वहां पर डेप्रिसिएशन का क्या था? क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ था, हमको उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो क्या करना था? निकाल लेना था। और उसका हमें फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट करना था। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या था कि शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट एंड अनदर इज लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट्स इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन वो फाइनल अकाउंट का पार्ट था। यहां पर हम पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। यानी एक बिजनेस इंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे मशीनें डिफरेंट डिफरेंट डेट पे खरीदी जाती हैं और हम उस पे क्या करते हैं कि एवरी ईयर, एंड ऑफ द ईयर, हम उसका क्या करते हैं? एक सर्टेन परसेंट से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। हम फिक्स्ड एसेट्स को एक परसेंटेज से यानी फिक्स परसेंटेज से क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ठीक है। और वो जो वैल्यू रिड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। राइट। बट यहां पर क्वेश्चन थोड़े से आपको टिपिकल मिलेंगे, बट उसके अंदर जो किए जाने वाली इंट्रीज है और की जाने वाले बनाए जाने वाले जो लेजर अकाउंट है वो बिल्कुल सिंपल है। तो मेन यहाँ पर जो बच्चे फंसते हैं वो किस चीज को लेकर के फंसते हैं? वो उसके कैलकुलेशन को लेकर के फंसते हैं। तो हमारा प्राइम फोकस रहेगा कि हम आपको कैलकुलेशन सिखा पाए। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन हो गया तो फिर इंट्रीज जो है हर क्वेश्चन में एक ही तरह की इंट्रीज है, एक ही तरह से लेजर बनते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रीज की ही बात कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर किस तरह की इंट्रीज होती है। तो देखो सबसे पहले अगर हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर अगर हम जर्नल इंट्रीज की बात करें तो जर्नल इंट्रीज दो पैटर्न पे हमारा डिपेंड करता है। एक, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट ओपनड या नॉट मेंटेन्ड, और दूसरा होता है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर ओपनड और मेंटेन्ड। मतलब डेप्रिसिएशन का एंट्री करने के लिए फर्म ने सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए उसने सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट ओपन। तो हमें एंट्री करते समय में सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन है या। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन accounts are not opened। अभी हम पढ़ रहे हैं किसमें? नॉट ओपन में, कि भाई फर्म ने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो नहीं किया है तो ऐसे कंडीशन में जब एसेट्स खरीदी जाएगी तो क्या एंट्री करेंगे? एसेट्स खरीदने के बाद उसको अपने इंटरप्राइज तक जो हम लाएंगे और उसके अंदर जो भी कैरेज, फ्रेट एटसेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एटसेट्रा जो चार्ज होगा उसकी क्या एंट्री करेंगे? फिर उस फिक्स्ड एसेट्स को हम इंस्टॉल करेंगे हैं, तो उस पे क्या खर्च आएगा उसकी क्या एंट्री करेंगे? फिर एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी? और डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर पीएल में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज दीज आर लॉस फॉर द बिजनेस।
तो एंट्रीज बड़ा सिंपल है, कुल मिलाकर के 6-7 एंट्रीज ही इस चैप्टर के अंदर होती है। पहला होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जब एसेट्स खरीदी जाती है तब हम एंट्री करते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट्स, जब एसेट्स को खरीदा जाता है, क्या किया जाता है जी, एसेट्स को खरीदा जाता है, उस समय में हम एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करते हैं, तो बहुत सिंपल है, पहले से भी आप जान रहे हैं कि एसेट्स को परचेज करने की एंट्री क्या होती है। कितने लोग बताएंगे एसेट्स परचेज एसेट्स खरीदने की एंट्री? एसेट्स परचेज फॉर कैश। अब एसेट्स में फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है। तो बताइए क्या एंट्री होगी? परचेज कैसे डेबिट कर देंगे? परचेज वर्ड इज यूज्ड फॉर गुड्स, परचेज इज नॉट यूज्ड फॉर एसेट्स। तो हमारी एंट्री जो होगी वो होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, और अगर कैश में खरीदेंगे तो टू कैश या बैंक, राइट। और अगर हम उधार खरीदेंगे तो टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर मतलब सप्लायर, ठीक है ना, तो टू वेंडर्स अकाउंट। तो ये हो गया हमारे परचेज की एंट्री, बीइंग एसेट्स परचेज्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, अंडरस्टैंड। तो हमेशा एसेट्स यहां जो हम रिकॉर्ड करेंगे ये किस प्राइस से करेंगे, तो जो उसका परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस से इस एंट्री को हम करेंगे। मान लिया जाए कि किसी बिजनेस इंटरप्राइज ने 1,00,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा या 1,00,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, तो क्या एंट्री हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर वही 1,00,000 की मशीनरी उसने उधार खरीदी तो क्या एंट्री हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 1,00,000 रुपए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है कि भाई उस मशीन को कैरी करने में, उस मशीन को कैरी करने में कुछ खर्च हुए, तो कोई भी एक्सपेंसेस पेड ऑन, एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन और कैरेज। अब कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के लिए या कैरेज के लिए अगर एंट्री करनी है, यानी इस मशीन को कैरी करने में जो खर्च हुआ है या इस मशीन को इंस्टॉल करने में जो खर्च हुआ है, उसकी एंट्री क्या होगी? ये सब जर्नल एंट्रीज में पढ़ चुके हैं। वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री होगी, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन और कैरेज पे जो एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एंट्री सेम करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन expenses paid on installation और कैरेज। ये दो एंट्री हमेशा ध्यान रहे कि ये कब होना है, परचेज के टाइम पे होना है, परचेज के टाइम पे होना है। जितने बार
खरीदी जाएगी एसेट्स एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उतने बार हम खरीदने की एंट्री करेंगे। और यदि उस मशीन को इंस्टॉल करने में या कैरी करने में अगर खर्च हुआ है, तो अगर हमें 5 साल का अगर एसेट्स अकाउंट बनाना है, तो 5 साल में अगर 5 बार एसेट्स खरीदा गया है, तो 5 बार हम एसेट्स खरीदने की एंट्री करेंगे खरीदने के डेट पर। खरीदने के डेट पर जब खरीदेंगे तब ये एंट्री करेंगे, जब इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या कैरेज एक्सपेंसेस पेड किया जाएगा तब ये एंट्री करेंगे। इसीलिए इसको लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट्स। परचेज के ही टाइम पे होना है, परचेज नहीं हुआ है नहीं एंट्री होगी। अब बात आती है आगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। फिर अब आता है क्या, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। यहां क्या लिख रहे हैं, एवरी ईयर, बात नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष के अंत में, ऐसा नहीं कि एक वर्ष के अंत में। 5 साल है तो हर साल के अंत में हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा एक फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, और फिर उसे पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या एंट्री करेंगे? तो बताइए भाई, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? देखिए भाई, पहले से पढ़ा हुआ चीज है, कोई नया नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और अभी अभी कुछ ही दिन पहले हमारा बीता है फाइनल अकाउंट, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, जो भी परसेंटेज दिया होगा, चार्ज। अंडरस्टैंड? तो हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, और इसके लिए एंट्री की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, being depreciation transferred to PL account। तो ये दो एंट्री जो शुरू में हम बताएं वो कब होनी है, परचेज के टाइम। लेकिन ये जो दो एंट्री आपको बताए हैं ये कब होनी है, एंड ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष होनी है, प्रत्येक वर्ष के अंत में। अब ईयर एंड 31 मार्च को होगा या ईयर एंड 31 दिसंबर को होगा, वो आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई इनके फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग कब हो रहे हैं। बट जनरली फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को ही। तो हर वर्ष के अंत में ही करेंगे। अब आता है अगला, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल। तो एसेट्स का सेल होना वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं है, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, और ऐसे में ये एंट्री तभी की जाएगी, बताइए कब की जाएगी? देखिए सुन के भी नहीं बोल रहे, एट द टाइम ऑफ सेल ओनली,
केवल सेल के ही टाइम पर किया जाएगा, जो अब एंट्री हम लिखने जा रहे हैं। अगर सेल नहीं है तो एंट्री नहीं हो। तो सेल अगर है तो सेल की एंट्री करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे, और एसेट्स को सेल करने का फॉर सेल ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स बच्चे हम कैश में भी सेल कर सकते हैं और क्रेडिट पर भी सेल कर सकते हैं। कैश में सेल करेंगे तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। और यदि क्रेडिट पे सेल करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर डेटर हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कैश में बेचेंगे तो कैश या बैंक यूज करेंगे, कैश के लिए कैश और चेक के लिए बैंक, और उधार बेचेंगे तो डेटर को डेबिट करेंगे। और टू एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स सोल्ड, अगर नगद में बेचे हैं, कैश में बेचे हैं तो फॉर कैश, और अगर उधार बेचे हैं तो और ऑन क्रेडिट, उधार। तो सेल के टाइम पर ही ये एंट्री होगी। अब जब एसेट सेल करते हैं तो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जनरली लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, बट वो हमारे कैलकुलेशन में पता चलेगा कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, और अगर लॉस होगा तो लॉस की एंट्री करेंगे। क्या है भाई, तो हम यहां लिख रहे हैं फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स के सेल होने पर क्या हुआ, फर्म को, बिजनेस इंटरप्राइजेस को क्या हुआ जी, प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट के लिए हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। और यदि लॉस होता है तो जिसको प्रॉफिट की एंट्री याद है उसको लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, लॉस की एंट्री हो जाएगी फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और एसेट्स के सेल की एंट्री अगर इस पे सेल किए हैं और लॉस हो रहा है तो लॉस की एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट being loss on sale of assets transferred to पीएल अकाउंट। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी हम आपको 6 एंट्री बताएं, 2 एंट्री परचेज के टाइम पर, 2 एंट्री एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और 3 एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल। ये ही 7 एंट्री इस पूरे चैप्टर के अंदर मूव होने वाला, बट कई बार होने वाला है। यानी अगर कोई बिजनेस इंटरप्राइज एक मशीन खरीदी है पिछले 4 वर्षों में,
तो कितने बार परचेज की एंट्री होगी? हम पूछ रहे हैं कि कोई बिजनेस इंटरप्राइज 4 साल में एक बार परचेज की है तो कितने बार परचेज की एंट्री होगी? एक बार। एक बार इंस्टॉलेशन खर्च किया है तो कितने बार इंस्टॉलेशन की एंट्री होगी? लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री कितने बार होगी? 4 बार होगी। 4 साल, हर साल के अंत में। सेल किया ही नहीं है तो एंट्री होगी कि नहीं होगी? अच्छा, अगर तीसरे वर्ष में अगर सेल किया है तो किस वर्ष में सेल की एंट्री होगी? तीसरे वर्ष में। बड़ा सिंपल सवाल, इतना तो किसी को भी समझ में आएगा, क्योंकि उसी समय पे उसकी एंट्री करनी है। परचेज के टाइम पे परचेज की एंट्री करनी है। अगर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड किया जा रहा है तो उस डेट पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड करने की एंट्री करेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए बोला नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन अंडरस्टूड है कि उसके हर साल के अंत में हमें डेप्रिसिएशन एक फिक्स परसेंटेज से क्या करना है? चार्ज करना है। परसेंटेज आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, 5%, 10%, 20% डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा, तो उस परसेंटेज से आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि ये 6 एंट्री 7 एंट्री जो आपको बताई गई है, यही 7 एंट्री जनरली क्या होंगी? रिपीटेड होंगी ईयर आफ्टर ईयर। बट इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट जो है वो हमारा डिफिकल्ट है। बट डिफिकल्ट को भी हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे। शुरू के 2 दिन कोई एब्सेंट नहीं करेगा। आज अगर 8 लोग हैं तो ये 8 लोग बस 2 दिन बने रहें। और चूंकि इसको रिकॉर्डिंग इसलिए कर ले रहे हैं कि जो नहीं आए हैं उनको हम भेज देंगे उनके ग्रुप में, ताकि वो देख लेंगे। क्योंकि फिर अब हम वो काम नहीं करने वाले हैं कि आप छोड़ते जाइए और हम जो है उसको कराते जाए। हम चाहते नहीं है कि आपका छूटे, ठीक है, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग में डाल दिए। आइए देखें, तो ये हमारा जो पोर्शन है ये क्या है? बताइए जरा। ये हमारी एंट्रीज का पोर्शन है। किस चीज का पोर्शन है जी? एंट्रीज के ये सारे हो गए। और ये एंट्रीज आपके क्वेश्चन में बुक में भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम यहाँ लिख रहे हैं तो ही ये एंट्रीज है। तो ये आपके एंट्रीज जो 7 एंट्रीज हुए, ये 7 एंट्रीज आपके बुक्स में भी दिए गए, राइट। अब हम इसके अगले पार्ट में चलते हैं, जहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला जो हमारा एंट्री का पोर्शन खत्म हो गया। और जब आपको मालूम है कि जब आप जर्नल एंट्री कर लेते हैं तो फिर लेजर कैसे बनता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 2 लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं जनरली। एक मशीनरी अकाउंट यानी एक एसेट्स अकाउंट, और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओनली 2 लेजर्स अकाउंट आर मेंटेन्ड इन द गिवन चैप्टर, ठीक है। तो क्या है भाई, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। आज हम एक ही मेथड बताएंगे, और एक ही मेथड बताने के बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, इलस्ट्रेशन कराएंगे, और फिर देंगे होमवर्क। अब क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन का हम कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड जिसे हम SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में SLM बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसी को बच्चे इसके दूसरे नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड
या इसी को बच्चे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। यानी इस मेथड के अंदर बच्चे एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है उसके अमाउंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी सेम होते हैं। और यह हमेशा ही ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट। अब बात आती है कि सर कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स, अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा क्या होगा। तो देखो बच्चे, जो हमारा परचेजिंग प्राइस है, परचेजिंग प्राइस ऑफ एसेट्स है, इसमें हम वो सभी एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो परचेज प्राइस अगर मान लिया जाए कि किसी एसेट्स का परचेज प्राइस 1 लाख है और उस एसेट्स के इंस्टॉलेशन, उसके कैरेज, फ्रेट आदि पर 10,000 रुपए खर्च हुए हैं, तो ये कैरेज और फ्रेट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इज है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 1 लाख हमारा प्राइस ऑफ द एसेट्स होगा और 10,000 उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से अगर कॉस्ट ऑफ एसेट्स पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा 1,10,000। अंडरस्टैंड। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमें निकालना होगा और कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगा, परचेजिंग प्राइस ऑफ एसेट्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यहां पर है कि कैरेज एंड फ्रेट एंड, या एंड छोड़ करके यहां प्लस का साइन डाल देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं और लिख देते हैं इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस या एरिक्शन एक्सपेंस। मतलब इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, कैरेज एंड फ्रेट, यानी सिंपल सिंपल अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एसेट्स का वो एक्सपेंस है जो परचेजिंग प्राइस से लेकर के हमारे इंटरप्राइज तक उस एसेट्स को कैरी करके लाने और उसको यूज करने से पहले उसके इंस्टॉलेशन एटसेट्रा पर जितने भी खर्च हुए हैं सब के सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट एक बार वो मशीन स्टार्ट हो गई, उसका फंक्शनिंग चालू हो गया, मशीन काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस करते हैं फॉर देयर मेंटेनेंस तो इट इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस। अंडरस्टैंड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्स्ट टाइम मशीन को स्टार्ट, शुरू करने, यूज करने से पहले के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मशीन दिल्ली में खरीदे 1 लाख रुपए में, उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम मोतिहारी मंगाए, कैरेज और फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 20,000 आया, राइट। अब वो मशीन हमारे फैक्ट्री के अंदर आ चुका है, उसके इंस्टॉलेशन पे 5,000 खर्च किए हैं, तो उसके कॉस्ट ऑफ मशीन कितने हो गए, 1,25,000। तो समझ में आया। लेकिन अब एक बार अगर वो यूज में आ गया और 3 साल बाद या 2 साल बाद या 2 महीने बाद या दो कितने भी महीने बाद हम उसके रिपेयर पे खर्च किए, रिपेयर इज फॉर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। अंडरस्टैंड। आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, पता चलते जाएंगे। तो हम जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे और इसमें 2 बातें दी गई होंगी कि एक, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ
depreciation are given. हमारे क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है बच्चे? गिवन है। तो गिवन है तो हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। अब ये एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन, राइट? तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। तो इस फॉर्मूले से हम उसका क्या निकाल लेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। तो किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन निकालना है, क्योंकि एसेट्स पे डेप्रिसिएशन उतने ही मंथ या उतने ही डेज का निकलता है जितने मंथ और डेज एक फाइनेंशियल ईयर में वो ऑपरेशन में होता है। अंडरस्टैंड? अगर कोई मशीन एक साल में जो 12 महीने के पीरियड है, अगर 3 महीने ही वो ऑपरेशन में है, 3 महीने ही यूज में है, तो 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अगर 6 महीने वर्क में है तो डेप्रिसिएशन का डेट क्या होता है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यूज डेट टू इंड डेट। जिस डेट से आपने यूज करना शुरू किया, स्टार्ट किया, और जो आपका फाइनेंशियल ईयर इंड हो रहा है, इसी बिटवीन के पीरियड का हम क्या निकालते हैं? अगर कोई एसेट्स 1 अप्रैल को खरीदा गया है या 1 अप्रैल को यूज में लाया गया है और अकाउंट इंड हो रहा है 31 दिसंबर को, 31 मार्च को, तो इस पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर कोई मशीन 1 अगस्त को खरीदा गया है, तब डेप्रिसिएशन कितने समय का निकाला जाएगा? अगस्त टू मार्च। अगस्त टू मार्च बड़ा सिंपल है। यूज में कब आया? इंड कब हो रहा है फाइनेंशियल ईयर? तो अगस्त टू मार्च, जितने भी महीने हो, 9 महीना 10 महीना जो भी हो, क्योंकि साल भर का 12 महीना होगा। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बीत चुके हैं अप्रैल मई, और 1 अगस्त को खरीदे हैं, तो अगस्त से लेके मार्च तक कितने महीने होंगे? 8 महीने। तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। तो अगर हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए, तो फिर अगर हमें निकालना हो फॉर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 8 मंथ्स, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार जब हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का निकल चुका है, तो जितने भी महीने का निकालना हो, 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू 3 या 6 या 8 डिवाइडेड बाई 12। अंडरस्टैंड? एनुअल डेप्रिसिएशन निकल गया, 3 महीने का निकालना है तो उस एनुअल डेप्रिसिएशन का 3/12 कर देंगे। 6 महीने का निकालना होगा तो 6/12 कर देंगे। 8 महीने का निकालना होगा तो 8/12 कर देंगे। और अगर पूरे साल भर का निकालना है तो एनुअल डेप्रिसिएशन है, वो तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। एनी प्रॉब्लम? ये तब यूज होना है जब हमारे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में क्या हो, दिए गए। अब दूसरी बात आती है कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया, दूसरा बी नंबर क्या है? कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन are not given but ठीक है भैया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है,
लेकिन क्या कोई और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? तो कह रहा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन बट इट्स स्क्रैप वैल्यू एंड estimated useful life are given. कह रहा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर दिया होगा तब तो ऐसे निकालेंगे, और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, कौन से मेथड में? एसएलएम मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात हो रही है। वैसे में अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स दिया हुआ है, तो फिर हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो एनुअल डेप्रिसिएशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह का होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम लोग रेसिडुअल वैल्यू में बोलते हैं, यानी बचा हुआ भाग। एक फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद भी उसका कुछ अंश बचा रहेगा, उसे ही हम रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो बच्चे इस फॉर्मूले से हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, और एनुअल डेप्रिसिएशन जब निकल गया तो जिस फाइनेंशियल ईयर में साल भर के लिए अगर एसेट्स यूज में है तब तो हम उसका एनुअल डेप्रिसिएशन ही लगाएंगे। लेकिन अगर हमें निकालना हो कि किसका, फॉर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 8 मंथ्स का, तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा? एनुअल डेप्रिसिएशन, वही जो ऊपर में फॉर्मूला यूज किए हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू 3 या 6 या 8 डिवाइडेड बाय 12। तो इन दो में से किसी एक फॉर्मूले से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा तो उसकी एंट्री जो होती है वो एंट्री करेंगे और उसमें हम अमाउंट लिख लेंगे, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा उस ईयर में वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपके मेथड हैं क्या कैलकुलेट करने के? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। और ये डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम आपको सिर्फ एक मेथड में बताए हैं, वो क्या है बताइए? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड जी? स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी हम आपको एक और मेथड बताएंगे। ऐसे मेथड तो 8 हैं, 8 मेथड हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, बट आपको 11th में 2 मेथड ही केवल पढ़ने हैं, एक एसएलएम मेथड और एक डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अच्छा है कि 8 मेथड नहीं दिया हुआ है, 2 ही मेथड दिया हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं, और फर्स्ट मेथड से आपके बुक के अंदर लगभग 8-10 क्वेश्चन हैं। पहले तो हम एसएलएम मेथड से 8-10 क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नए मेथड को जानेंगे। नए मेथड से क्या बदलेगा? डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा, और तरीका बदलेगा तो क्या बदलेगा? अमाउंट बदलेगा। तरीका बदलेगा तो क्या बदलेगा? क्या एंट्री बदल जाएगी? नो, एंट्री नहीं बदलेगी। तो एसएलएम मेथड से अगर आपको बनाने आ गया तो डब्ल्यूडीवी से भी बनाने आ जाएगा। बस अंतर इतना है कि यहां पर एसएलएम मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और जो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है उसकी एंट्री कर रहे हैं, और डब्ल्यूडीवी मेथड से करेंगे तो डब्ल्यूडीवी मेथड से हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या रहना है? एंट्री सेम रहना है। चेंज क्या होना है? मेथड चेंज होना है, राइट? क्या मेथड चेंज होने से लेजर अकाउंट बदल जाएगा? अरे नहीं सर, लेजर अकाउंट में कुछ भी नहीं बदलेगा, बस अमाउंट बदलेगा। क्या बदलेगा?
तो खैर जब वहां आएंगे तो हम उसको देखेंगे, सीखेंगे। आइए एक इलुस्ट्रेशन करते हैं और आप अपने बुक का इलुस्ट्रेशन नंबर 1 निकालेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 1, और देखेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 1 में तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि इस चैप्टर का कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्राइम फोकस कैलकुलेशन पे होना चाहिए कि हमको कैलकुलेशन आ जाए करना। कैलकुलेशन आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है, अभी हम आपको दिखाते भी हैं, बताते भी। लाइए एक बुक दीजिए, और अगर आप अपने इलुस्ट्रेशन गए, जल्दी दो, बुक में सोना नहीं लगा हुआ है कि देने में इतना लेट लगता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब एग्जाम्पल या इलुस्ट्रेशन नंबर 1 को देखा जाए तो कह रहा है कि शरद एंड सन्स, पेज नंबर 15.5, शरद एंड सन्स परचेज ए मशीन ऑन 1 October 2023 for ₹5 lakhs against check and also paid 20,000 for loading and unloading and carriage expenses to bring the machine to factory। कह रहा है कि भाई 5 लाख रुपए का एक मशीन शरद एंड सन्स ने परचेज किया 1 अक्टूबर 2023 को, और उसको फैक्ट्री तक लाने में उसने 20,000 रुपए का लोडिंग अनलोडिंग एंड कैरेज एक्सपेंसेस पेड किया। कहता है द फर्म फर्दर इनकर्ड ₹25,000 फॉर इंस्टॉलेशन द मशीनरी, डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। अब बात आ रही है कि जैसे ही हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स का हमारा परचेजिंग कॉस्ट कितना था, पीसी कितना था, तो पीसी तो हमारे 5 लाख ही थे, राइट, 5 लाख ही था। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ एक्सपेंसेस जुड़ते चले गए, राइट, और एक्सपेंसेस कितने जुड़े, तो पहले 20,000 जो उसके कैरेज का लोडिंग अनलोडिंग का खर्च है, और फिर 25,000 रुपए किस चीज का खर्च है भाई, इंस्टॉलेशन का खर्च है। तो ये 25,000 रुपए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ये 5,45,000 रुपया इसका क्या आ जाएगा बच्चे, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ। अब एसेट्स नहीं लिखेंगे, एसेट्स का नाम हमें पता है क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ मशीन, एसेट्स हमारा मशीन है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा हो गया कितना, 5,45,000। अब आपसे यही पूछा जा रहा था कि भाई आप कितने से मशीन को डेबिट करेंगे, तो भाई आप देखो, आप अगर इसकी एंट्री करते परचेजिंग प्राइस की, तो इसकी भी एंट्री बताई गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर आप कैरेज की एंट्री करते तो भी एंट्री होता मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और तीसरी एंट्री इंस्टॉलेशन की करते तो भी एंट्री करते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप मशीन अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, तो 3 एंट्री है, 3 एंट्री, तीनों में मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो क्या हमें 3 एंट्री अलग अलग करनी चाहिए या एक सिंगल कंपाउंड एंट्री करनी चाहिए? देखिए इतना जवाब नहीं निकल रहा है, कंपाउंड एंट्री करना चाहिए भाई, सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन है, कंपाउंड एंट्री करना चाहिए। तो मशीनरी कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ मशीन के वैल्यू से डेबिट करेंगे, यानी कितने से करेंगे, 5 लाख, एक नंबर। दूसरा कह रहा है कि भाई पास द जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो पहले तो ये देखा जाए कि इसमें कहीं पे भी डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बात सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि आप एंट्री कीजिए, तो आप एंट्री करेंगे तो इसका भी वही एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख, दूसरी एंट्री भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश है, उधार खरीदे हैं, कहां दिया हुआ है, अगेंस्ट चेक लिखा हुआ है, कहां क्रेडिट परचेज है, तो बैंक लिखेंगे, राइट। तो ये देखो इसकी पेमेंट बैंक से हो रही है
5 लाख की पेमेंट किससे हो रही है और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश में हो रहा है, तो इसके लिए एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। कैरेज के लिए एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस के लिए एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। कोई दिक्कत? अभी डेप्रिसिएशन का बात इसमें नहीं आया है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत इजी है। देख लीजिए पीछे 3 एंट्रीज आपके किए गए हैं जो हम आपको बोले हैं। वेंडर क्यों लिखा? पगला है। पगला इन द सेंस कि ऊपर में ही लिख दिया है कि शरद एंड सन्स परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 अक्टूबर फॉर ₹5 लाख अगेंस्ट चेक। अगेंस्ट चेक लिख दिया है तो फिर परचेज उधार कैसे हो गया? चलिए आगे, एंट्री गलत है वहां। क्लियर है जी? आगे आते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एंट्री सामने है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि बर्लिन लिमिटेड क्या है? बर्लिया लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹1,80,000 on 1 April 2023 and 20,000 आर स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 20,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया। इट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 years। Its residual value यानी scrap value at the end of the estimated useful life is 10. Determine the amount of annual depreciation and rate of depreciation. The books of account are closed on 31 March every year. अब यहां समझने वाली बात है कि क्या हमारे क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है क्या? नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज तो नहीं दिया है, बट क्या दिया हुआ है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है और रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो आइए देखें। तो हम जब एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा? फॉर्मूला यूज किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना होगा? तो 1,80,000 में तो हमने मशीन खरीदी है, 20,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जुड़ जाएगा और 2 लाख रुपए क्या बन जाएंगे हमारे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,000 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये 1,90,000 हो जाएगा। बोलो, और 1,90,000 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा? 5 नहीं 15 और 5 8 40, तो 38,000 इसका एनुअल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो एक चीज तो हम कैलकुलेट कर लिए 38,000 इट्स एनुअल डेप्रिसिएशन, और अगर इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो रेट कैसे निकालते हैं भाई? आपसे पूछा जा रहा है कि ये 38,000 रुपए 2 लाख का कितना परसेंट है? 2 लाख का कितना परसेंट? तो यही बताना है आपको। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या निकालना है जी? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं।
अब जब एनुअल डेप्रिसिएशन 38,000 है इंटू अभी नहीं, डिवाइडेड बाई कॉस्ट जो है वो 2 लाख है और इंटू 100 करते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चला जाएगा, और 2 से जब 38 काटेंगे तो 19% ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें अगर हमारी कैलकुलेट हो गई। अब अगर इसके लिए कहता कि एंट्री कीजिए तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम अक्टूबर में खरीदे, कब खरीदे हैं भाई, 1 अप्रैल 2023 को खरीदे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 को हम खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री कर लेते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,80,000, यस। फिर 20,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च हुआ है तो खर्च की एंट्री कर लेते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। साल का अंत आता मतलब 31 मार्च, और उस समय में हम क्या लगा देते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना, 38,000, और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 38,000, यस और नो। सेल तो हुआ नहीं है कि सेल के टाइम पे एंट्री करने की जरूरत है, खरीदने के टाइम पे जो एंट्री करनी थी खरीदने के टाइम की एंट्री कर ली है। साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, चार्ज किए, कैलकुलेशन किए, डेप्रिसिएशन का एनुअल डेप्रिसिएशन आया कितना, 38,000, उसकी एंट्री किए और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर किए, 4 एंट्री होगी। तो इस क्वेश्चन में एंट्री बोला है कि नहीं बोला है, नहीं बोला है, केवल आपको कैलकुलेशन ही करना था। अब आगे आएंगे तो रहने देते हैं आज, आपको ये जो भी पेज हम अभी यहाँ पे लिखे बनाए इतने का आपको भेजते हैं, आप भी क्या करेंगे, इसको कॉपी में लिख लेंगे। कल से तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन, तो जितने भी एसएलएम मेथड के क्वेश्चन हैं पहले हम सारे क्वेश्चन एसएलएम मेथड वाले कर लेंगे। एसएलएम मेथड खत्म हो जाएगा फिर हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड करेंगे, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू हम लोगों की क्लासेस जो है वो 30 तारीख तक चलेगी। 31 बंद रहेगा, 1 बंद रहेगा, फिर 2 से खुलेगा, ठीक है, या 2 भी हम बंद रख सकते हैं, ठीक है। 31, 1, 2 बंद रहेगा, 3 से फिर हमारी स्टार्ट होगी, बट 30 तारीख तक कंटिन्यू क्लास चलेगा और 30 तारीख तक हमारा टारगेट है कि इस चैप्टर को खत्म करना है। तो कोई एब्सेंट नहीं होगा, रेगुलर आते रहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके चलेंगे।